सो वी आर लाइव। अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान वजीर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप अहबाब खैरियत से होंगे। और आज आप लोगों के लिए बड़ा एक मज़े का और अहम इशू के हवाले से प्रोग्राम लेकर आए हैं, जिससे आप सब मुस्तफ़ीद होंगे। ख़ास तौर पर जो पेरेंट्स है, जो यूथ है हमारी, वो बहुत ज़्यादा इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हमारे मुआशरे में एक इशू बड़ा कॉमन है। आप जिस भी नौजवान से मिलेंगे वो कहेगा कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे एंजाइटी है। वो कंफ्यूज नजर आएगा, उसको समझ ही नहीं आएगी कि उसने करना क्या है। उसे अपने मुस्तकबिल के बारे में पता नहीं होगा, उसे अपने करियर के बारे में नहीं पता होगा, ना ये पता होगा कि मेरे स्किल्स क्या है। ये सिर्फ चंद नौजवानों की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक कसीर तादाद में इस तरह के नौजवान हमारे माशरे में आपको मिलेंगे जो कि कंफ्यूज होंगे, उनकी जो पर्सनैलिटी होगी वो कम्प्लेक्सिटी का शिकार होगी। तो आज इस पर हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि हमारे नौजवानों में कंफ्यूजन पाई जाती है। और इसके साथ साथ दूसरा अहम बड़ा इशू जो है वो ये है कि हमारे पेरेंट्स जो है, जो वालिदैन होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि जो बच्चे की मेंटल ग्रोथ होती है उस पर बहुत ज़्यादा वो इफेक्ट उसको करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। अब उन्होंने अपने बच्चों के हवाले से एक खास किस्म के ना, जब बच्चा पैदा होता है उन्होंने परसेप्शंस बनाई होती है, उन्होंने बिलीव्स बनाए होते हैं कि जी मेरे बच्चे में ये टैलेंट है, मेरे बच्चे में ये सारी चीज़ें हैं। उसके बुनियाद पर वो फैसला करते हैं और फिर अपने बच्चों को फोर्स करते हैं कि आपने इस डायरेक्शन में फैसला लेना है, आपने ये करियर ऑप्ट करना है। तो ये अहम इशू है जिस पर हम बात करेंगे। और मुझे ज्वाइन किया है, मेरे उस्ताद भी है, मेंटोर भी है, रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर यासिर मसूद अफाक साहब ने। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम असदुल्ला, कैसे हैं आप? कैसे मिजाज है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब आप बात कर रहे थे मैं आपके तस्वीर के साथ साथ आपका पस मंजर भी एंजॉय कर रहा था। यू आर सिटिंग एट द यहाँ पर मौसम बड़ा प्यारा है। और जैसा कि आप मुझे हमेशा कहते हैं कि इंसान को जो कुदरती जो एनर्जी है वो लाजमी हासिल करनी चाहिए, आप बड़ा जोर देते हैं इस बात पर। लवली लवली। नहीं, आई अप्रिशिएट दैट, आई एम एंजॉयिंग इट। नहीं, चलें इंशाल्लाह किसी दिन आएंगे यहाँ पे। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि ये तो हर किसी को पता है कि जो फैमिली होती है, जो पेरेंट्स होते हैं, वो बड़ा इफेक्ट करते हैं बच्चों की जो मेंटल ग्रूमिंग हो रही होती है, जो बच्चों की मेंटल ग्रोथ होती है, उसको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आप इसको किस तरह बताएंगे? क्योंकि हमारी तो सिर्फ ये बात है कि जी इम्पैक्ट होता है पेरेंट्स का। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आप इसको किस तरह डिस्क्राइब करेंगे, किस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि पेरेंट्स का बच्चों की जो मेंटल ग्रोथ होती है उस पर क्या इफेक्ट होता है? असदुल्ला, इंसान, नॉय इंसान, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन स्पीशीज, इसके जो बच्चे की इन्फेंसी का पीरियड होता है वो लॉन्गेस्ट पीरियड है। आप किसी मैमल, किसी एनिमल को देखें, परिंदों के बच्चों को देखें कि वो अपने अंडों से निकलने के बाद या अपनी पैदाइश के कितने अरसे के बाद इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन हमारा बच्चा जो है उसकी इंडिपेंडेंस आप देखिए कि वो कई बरसों पर मुहित हो। और मजे की बात तो ये है कि ये इंडिपेंडेंस तो बाज़ औक़ात एडोलसेंट और उसके बाद भी खत्म नहीं होती है, शादी के बाद भी खत्म नहीं होती। शादी के बाद भी होती है तो और ज्यादा वो जो पावर शेयरिंग की जंग है वो शुरू हो जाती है। लेकिन मैं वैसे ये तो एक बड़ा नोन फैक्ट है। तो पेरेंट्स का रोल बच्चे की मजमूई नशोनुमा में, उसके परवान चढ़ने में, उसके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, कॉग्निटिव फैसेट्स जितने हैं उनको हार्नेस करने में पेरेंटल रोल से बढ़कर तो और किसी इंस्टीट्यूशन का रोल मैं नहीं देखता। ये और बात है कि बाज़ औक़ात पेरेंट टीचर मीटिंग में झगड़े नजर आ रहे होते हैं कि स्कूल वाले कहते हैं कि ये बच्चा घर में इसे तवज्जो नहीं मिलती, या पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और पेरेंट्स कहते हैं हम तो अपने बच्चे को 8 घंटे के लिए स्कूल भेज देते हैं तो वहां से इंसान का बच्चा बन जाना चाहिए था, वगैरह वगैरह। लेकिन मेरी आप अगर राय जाने, दो टोक राय, तो वालिदैन के किरदार से बढ़कर किसी और इंस्टीट्यूशन का, इदारे का किरदार नहीं होता बच्चे की नशोनुमा में के परवान चढ़ने। आपने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जी बड़ा अहम रोल होता है। डॉक्टर साहब, एक बड़ा कॉमन मसला है जो कि आपने भी शायद फेस किया अपने बचपन में, और आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होंगे जो कि इस मसले को फेस करते होंगे। वो ये डॉक्टर साहब के जब बच्चा पैदा होता है, वो अभी उसकी उम्र इतनी नहीं होती, वो मैट्रिक भी उसने पास नहीं किया होता है कि उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो परसेप्शन बना लेते हैं, बिलीफ बना लेते हैं कि यार मेरा बच्चा जो है उसमें ये टैलेंट है, ये डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या XYZ बनेगा।
तो उनके कुछ परसेप्शंस वो गलत होते हैं, मतलब बच्चों के जो इंटरेस्ट होते हैं उनको नहीं देखा जाता। तो ये जो परसेप्शंस होते हैं, ये जो बिलीव्स उनके होते हैं जो कि ज्यादातर गलत निकलते बाद में, ये बच्चों को आगे फ्यूचर में कितना इफेक्ट करता है? अच्छा, पहले तो ये जान लीजिए कि ऐसा होता क्यों है। ये बात आपकी ठीक है कि पेरेंट्स का बहुत ज्यादा अमल दखल होता है बच्चों की करियर चॉइसेस में। अच्छा, पेरेंट और बच्चों का रिलेशनशिप बड़ा यूनिक रिलेशनशिप है। वो उबैदुल्लाह अलीम का एक शेर है, आपका शेर और भी बहुत अच्छा है। आपको याद है कि अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। वालिदैन की मोहब्बत जो है और उनका प्यार जो है, वो उनकी तवज्जो जो है और बच्चों की बेहतरी में जो उनकी ख्वाहिश होती है, बुनियादी तौर पर बच्चों के हवाले से वाबस्ता तमाम ख्वाहिशात उनकी इसी शख्सियत की आकाश होती है जी। वो चाहते हैं कि बच्चा अगर उनसे कोई चीज लाइफ में अचीव नहीं हो सकी या अपनी पेशा वराना जिंदगी के दौरान उन्होंने अगर कोई ये फैसला किया कि अच्छा मैं तो एमएससी करके पढ़ाने में आ गया, लेकिन अगर एमएससी में ज्यादा एफएससी में ज्यादा नंबर लिए होते और मैं डॉक्टर बन जाता तो आज मैं अपने उन डॉक्टर्स दोस्तों की तरह ज्यादा कामयाब नजर आता, तो मेरे बच्चे को डॉक्टर बनना चाहिए। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि पेरेंट्स टेंड टू रीलिव देयर लाइव्स, देयर डेप्रिवेशंस, देयर मिसिंग्स थ्रू देयर चिल्ड्रन, जो कि असूली तौर पर, जज्बाती तौर पे मेरी बात ठीक नजर आएगी। बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को खास जगह पे देखना चाहता हूँ, लेकिन असूली तौर पर ये बात ठीक नहीं है। आपका बच्चा होने के बावजूद एक यूनिक डिस्पोजिशन लेके आया है, जनरेशन गैप मौजूद है जो कि एवर वाइडनिंग, उसकी सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन में आपके अलावा भी बहुत सी सोर्सेज, बहुत सारे लोग हैं। तो जब वो अपनी करियर का, अच्छा फिर आपने अच्छी बात की कि कंफ्यूजन है, बच्चों के एंड पे भी कंफ्यूजन होती है, जो आपने अपनी तमीद में ये बात की। वो कंफ्यूजन इस चीज की है कि वो माँ बाप की ख्वाहिशात देख रहा होता है, वो अपने सिबलिंग्स को देख रहा होता है, उसकी अपनी तमन्नाइयां, अपनी एनर्जी यूज करता हूँ। पर्सनल लीजेंड, जिसको पाउलो कोएल्हो कहता है, पर्सनल लीजेंड होता है हर बंदे के अंदर, पर्सनल जीनियस होता है, वो किसी और डायरेक्शन में होता है। तो ये मल्टी डायरेक्शनल परसूट्स जो हैं वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। सो मैं आपकी राय से, अच्छा डॉक्टर साहब, आपने वो शेर भी पढ़ा, वहीं से मेरे एक ज़हन में सवाल आया। उस दिन भी आपसे डिस्कशन हो रही थी कि जो ओवर प्रोटेक्टिव आप जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा जब केयर करते हैं अपने बच्चों के, तो वो बहुत ज्यादा जो बच्चा होता है उसकी लाइफ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। उसका कॉन्फिडेंट लो हो जाता है, वो खुद का फील नहीं होता, वो डिपेंडेंट हो जाता है किसी और के ऊपर, पूरी जिंदगी वो डिपेंडेंट रहता है। वो चाहता है कि जो बाकी लोग हैं वो भी मेरी इस तरह केयर करें। तो ये ओवर प्रोटेक्टिवनेस ये कितना नुकसानदेह है और इससे किस तरह बचा जा सकता है? क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं बहुत ज्यादा अपने बच्चों के हवाले से वो केयरिंग करते, प्रोटेक्टिव होते कि मेरा बच्चा जो है वो महफूज रहे चीजों के हवाले से। अच्छा, अब ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स की जो है ना, नफ्सियात में, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में पेरेंट्स की 3-4 मोटी टाइप्स बताई जाती है। ये ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स तो एक टाइप ऑफ पेरेंट्स है। कुछ पेरेंट्स हैं जो बिल्कुल प्रोटेक्टिव नहीं होते, पेरेंट्स हैं जो मतलब जो ड्यू प्रोटेक्शन है बच्चों की, वो उस पे भी तवज्जो नहीं दे रहे होते और थोड़े से लापरवाही कर रहे होते। एक्सट्रीम्स ऑफ एनी कॉन्टिन्यूम इज बैड। यस, ओवर प्रोटेक्शन इज बैड, केयरलेसनेस, केयरफ्रीनेस इज बैड एज वेल। अब आपका सवाल है ओवर प्रोटेक्शन। मुझसे जब भी एज ए साइकोलॉजिस्ट लोग पूछते हैं, मैं डॉक्टर साहब ये बताएं, मैं ओवर थिंकिंग बहुत करती हूँ या करता हूँ, कोई तरीका बताएं मैं ओवर थिंकिंग ना करूँ, तो मैं कहता हूँ आप ओवर थिंकिंग ना करें, यही तरीका है ओवर थिंकिंग ना करने का। असल में कोई रेसिपी तो नहीं है ना कि मैं कहूँ कि अच्छा आप जो है ना कद्दू गोश्त बनाएं, उससे दम पड़ें और उसके बाद तनूर की रोटी, फलाना वजीफा पढ़ लें आप, फलाना वजीफा पढ़ें और सो जाएं, तो सुबह उठेंगे तो आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। कॉग्निटिव एक्सरसाइज है वो, बहरहाल कुछ टैक्टिक्स
और स्ट्रेटेजी में फर्क होता है। कुछ होती है टैक्टिक्स, इमीडिएट रिलीफ की चीजें होती हैं, वो तो चले हम बता सकते हैं। अब ओवर प्रोटेक्शन पे वापस आइए। देखिए, पेरेंट्स को ये रियलाइज करने की जरूरत है कि विच काइंड ऑफ पेरेंट्स दे आर, विच काइंड ऑफ किड्स दे हैव गॉट, और बच्चों की पर्सनैलिटी टाइप और अपनी पर्सनैलिटी टाइप की अंडरस्टैंडिंग आपको अगले मरहले की रहनुमाई फराहम करेगी। देखिए, मैं हो सकता है कि बाय नेचर ओवर प्रोटेक्टिव हूँ और मेरे बच्चे को जो है ना तो कोई फिजिकल एक्सर्शन की ज्यादा जरूरत है, तो फिर मुझे क्या करना है कि मैं अब रियलाइज करते हुए कि मैं प्रोटेक्टिव हूँ, तो ठीक है, नॉट आई विल नॉट टर्न माय किड इनटू अ डेयर डेविल कि उसको मैं साइकिल लेके कहूंगा कि बेटा ये पीडब्ल्यूडी रोड है और इस पे तुमने वो करना है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा ना। लेकिन मैं किसी क्लोज्ड एरेना के अंदर जहां मैं रिस्क मिनिमाइज कर सकूं, जिनको मैं रिस्क समझता हूं बच्चे की सेफ्टी के, मैं वहां लेकर जाऊंगा, राइट। सो रियलाइजिंग दैट आई एम एन ओवर प्रोटेक्टिव टाइप ऑफ अ पेरेंट, और उसके इंडिकेटर्स आएंगे। हर बच्चा फितरी तौर पर बच्चा इंट्रोवर्ट भी हो तो वो उसके अंदर एक खिलंडरापन, उसके अंदर एक डेयर डेविल एटीट्यूड होता है, राइट। इनिशिएटिव आप एडल्ट से ज्यादा होता है। आप अगर ये देखें कि आपके बच्चे में वो कम है, मेरे पास आते हैं पेरेंट्स आते हैं, जी हमारा बच्चा तो घर से बाहर नहीं निकलता, राइट। उसमें बहुत एन मुमकिन है कि जिस वक्त वो छोटा बच्चा था जिसमें आप उसको आराम से घर से बाहर लेकर जा सकते थे, उसको पार्क्स, उसको राइड्स की का एक्सपोजर दे सकते थे, आप ही ने नहीं दिया। आज आपका दिल करता है चूंकि 17 साल का हो गया है तो अब इसको बाहर जाके आपकी हेल्प करनी चाहिए, ड्राइव करनी चाहिए, बाहर जाना चाहिए। सो इन द अर्ली फेज ऑफ योर किड्स, 3-4-5 बरस की उम्र में मैं बहुत क्लियर हूं, बच्चों को बाहर निकालें, उनकी आउटडोर एक्टिविटीज करें, उनको मिट्टी में खेलने दें, उनको गंदा होने दें, उनको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करवाएं। उनको आप मॉल्स में लेकर जाते हैं तो लेकर जाएं, लेकिन आप उनको राजा बाजार भी लेकर जाएं। आप डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस बच्चों का अर्ली एज में शुरू करेंगे, that will bring extraordinary confidence in them. और एक्सपोजर भी मिलेगा बच्चे को फिर उससे। That is the key. Exactly. Yes. अच्छा डॉक्टर साहब, इसको मैनेज किस तरह किया जाए? क्योंकि बाहर जब आप जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में, तो वहाँ पर पेरेंट्स की बाकायदा ट्रेनिंग होती है। वहाँ पर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या जो ट्रेनर होते हैं वो पेरेंट्स की बाकायदा ट्रेनिंग करते हैं कि आपने तरबियत किस तरह करनी। मैं अक्सर हमेशा एक बात करता हूँ और लिखता भी हूँ इस बात को कि हमारे मुआशरे में तालीम से ज्यादा तरबियत की जरूरत है, और ये तरबियत सिर्फ यूथ को नहीं बल्कि जो पेरेंट्स होते हैं, ये जो एजिड लोग होते हैं, इनकी भी तरबियत की अशद जरूरत है। असदुल्लाह, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक एंड वेरी क्लोज टू माय हार्ट, ये वाला जो क्वेश्चन आपने किया। अगर मुझे इजाजत दी जाए कुछ एडवाइस करने की हायर एजुकेशन कमीशन को और HEIs, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, हाउस ऑफ वेलनेस में जितने मसाइल के साथ लोग काउंसलिंग या गाइडेंस के लिए आते हैं, थेरेपीज के आते हैं, मैं 90% एज अ मेजर या मे बी एज अ सेकेंडरी कॉजल फैक्टर मेल पेरेंटिंग को देखता हूँ। जो एडल्ट्स में, मैं 40 बरस का हूँ, मेरी मैरिटल लाइफ जरा अफेक्ट हो रही है, मैं इमोशनली मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके भी कई डांडे जाके जो है पेरेंट्स से मिल जाए कि पेरेंटल ट्रेनिंग के अंदर, पेरेंटल इंस्टीट्यूशन के अंदर कुछ फंडामेंटल फ्लॉज थे जिन्होंने मुझे ये प्रॉब्लम कॉज किया। अब मशवरा क्या है, आप जी 4 इयर्स के BS प्रोग्राम्स में सोशल साइंस का हो, अप्लाइड साइंस का हो, मैनेजमेंट साइंस का हो, प्योर साइंसेज हो, पहले 2 सेमेस्टर इंतहाई गैर जरूरी कोर्सेज पढ़ा दें। मुताला पाकिस्तान है जनाब, लैंग्वेज है, फलाना है, ढिमकाना है। I mean, दोस्त, मैं तो हैरान हुआ अपने कुछ दोस्तों को जान के, देख के, 2 सेमेस्टर्स इररिलेवेंट कोर्स, एक कोर्स एज अ पेरेंट ट्रेन नहीं किया जाता।
एक कोर्स पे एज अ पेरेंट ट्रेन किया जाता है कि भाई एक कोर्स नहीं है जो मैरिटल एडजस्टमेंट के ऊपर, ठीक है, कि जिसमें आप कहें कि यू आर मैरिड पर्सन एंड देयर इज अ मैरिटल एडजस्टमेंट व्हिच विल रिक्वायर यू टू बी स्किलफुल। तो नहीं पढ़ाए जाते। पेरेंट्स की ट्रेनिंग एज अ पेरेंट्स कौन सा इदारा करता है? उनके अपने पेरेंट्स कर रहे हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल कोई हरगिज ये नहीं कहना, और इसके बहुत बुरे नुकसान आते हैं सब आपने देखा है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे आते हैं, पेशेंट्स आते हैं जो कि मेंटली उनके हेल्थ इश्यूज होते हैं। उनको जिस बच्चे से आप पूछें वो आपको अपने पेरेंट्स से शिकायत करता हुआ नजर आए कि मेरे पेरेंट्स ने अच्छा नहीं किया। एग्जैक्टली, देखिए उसमें पेरेंट्स का कसूर नहीं है, पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स ने ट्रेन किया। हमारे यहाँ और पेरेंटिंग में बड़ी वाज़ेह अल्फाज में बता दूं, पेरेंटिंग और रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन जनरल एंड मैरिटल रिलेशनशिप इन पर्टिकुलर, दीज आर स्किल्स। आप कहेंगे कोई सलाहियत है जो इनेट आती है, नॉट एट ऑल। वंडरफुल प्रोफेशनल होगा आउट देयर इन वंस प्रोफेशनल डोमेन्स, लेकिन घर में एज अ फादर ही विल बी अ फेलियर। A mother will be vice principal of a top-notch school of Islamabad, but at household मैंने जानता हूँ, मैं बगैर कोई apologetic। This is a reality, डॉक्टर साहब। Exactly, मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूँ, नाम लिए बगैर 2-3 academic institutions, schools, big names, उनकी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल लेवल के, सीनियर लेवल के जो ऑफिस होल्डर्स हैं, उनके अपने बच्चे ड्रग एडिक्शन का शिकार हमारे पास के लिए आते हैं। मैं कैसे कह दूं कि उस स्कूल की बात दौड़ जो है किसी केपेबल हाथ में, राइट? सो यहाँ हमें आपकी बात से मैं भरपूर इत्तेफाक करूंगा, पेरेंट्स को ट्रेन होने की जरूरत है। हमारे यहाँ चूंकि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं नहीं, हाउस ऑफ वेलनेस में हम अपनी सी कोशिश करते हैं, रिकिंडल योर मैरिटल रिलेशनशिप, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग पे हमने, डिजिटल एडिक्शन के ऊपर हम बहुत और आप बढ़ चढ़कर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप इस इशू को उठाते हैं, इस पर बात करते हैं। और चूंकि आपने बात की पेरेंट्स के हवाले से आज मौजू हमारा है, तो एक और अहम इशू है जो मैरिटल रिलेशनशिप जो होते हैं, उसमें आपने बाहर देखा होगा कि 1000 दर्जे का इख्तलाफ होगा हस्बैंड और वाइफ के दरमियान। वो बच्चों के सामने ना लड़ाई करेंगे, ना वो इस तरह का एग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे। हमारे हाथ तो जो होता है वो आपको पता है फिर किस तरह होता है कि एक दूसरे लड़ भी रहे हैं, सामने बच्चे भी है। तो ये चीज कितनी बुरी है, एक स्मूथ रिलेशनशिप जो है वो कितना जरूरी है। अच्छा, मैं इस पे एक और स्टेप आगे जाता हूँ और बड़ा दिलचस्प है, जो मैं अक्सर जब बात करता हूँ लोग वो कहते हैं ना, उर्दू का मुहावरा है, अंगुश्त बदना रह जाते हैं, दांतों में दाग लेते हैं। मैं कहता हूँ अच्छा जी, आप लड़ भी लें बच्चों के सामने, आपकी कोई चले थोड़ी सी तल्ख कलामी हो गई होगी, लेकिन जरा प्यार का इजहार भी तो बच्चों के सामने करे ना, अफेक्शन भी करे ना। एक हस्बैंड अपनी वाइफ को बच्चों के सामने हग क्यों नहीं कर सकता, बोसा क्यों नहीं? अच्छा, ये मुझे एक मिनट असर, इसमें बहुत से लोग कहते हैं ओ ये तो जी बड़ी बेशर्मी की बात है, हमारी कुछ वैल्यूज है। फिर मैं उन्हें कहता हूँ कि बीवी को बच्चों के सामने डांटना, उसको उसकी पकाए हुए खाने की में नक्स निकालना और बच्चों के सामने कहना तुम सारा दिन करती क्या हो, क्या ये बद इखलाकी और बद तहजीबी का अजीमुशान मुजाहरा नहीं है? मुझे तो इसलिए आपकी बात काट रहा हूँ, सिर्फ एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि दुबई में एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई, मौलाना थे, लेकिन पढ़े लिखे मौलाना थे। उनका बेटा था, तो उनसे मैंने बात की, तो वो ना सारे लव की बातें उसे पता थी। तो मैंने कहा कि यार किस तरह इसको पता है बाहर। तो उस मौलाना साहब ने बड़ी अच्छी बात की, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरी जो वाइफ है वो भी पढ़ी लिखी है और मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, हम क्या करते हैं कि इस बच्चे को अभी से ट्रेन करते हैं, प्यार के बारे में बताते हैं, रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं, ताकि कल जब ये बड़ा होगा ये किसी बाहर से नहीं सीखेगा, बल्कि घर से ही उसको ऐसा माहौल मिला होगा कि इसे बाहर सीखने की जरूरत नहीं होगी। Exactly, you're so right. That is what we do believe in. और ये सारी चीजें आप कैसे बता पाते हैं यंगस्टर्स को? हमारे यहाँ
अब ये बड़ा जो है ना एक लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक एक वो होता है जी, सेक्स एजुकेशन। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि अगर आप एडोलसेंट बच्चों को, अब ये करियर गाइडेंस से भी रिलेटेड है और उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से भी रिलेटेड है, सबसे ज्यादा डिमांडिंग फेज पेरेंट्स आपकी जो ये गुफ्तगू सुन रहे होंगे उनको मैं बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा बच्चों की लाइफ का डिमांडिंग फेज टीन एज में आता है, जिसमें गैर मामूली ट्रांसफॉर्मेशन होती है, करियर की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। OA लेवल में ही बच्चा डिसाइड कर रहा होता है उसने आगे कहाँ जाना है। आपकी ख्वाहिश उमक रही होती है कि जनाब बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाओ। मेरे पास पेरेंट्स बच्चों को लेकर आए हैं असदुल्ला कि इसको समझा दें, ये कह रहा है कि ना NCA में एडमिशन लेना है। अब बताएं जनाब NCA में एडमिशन लेके कहाँ नौकरी मिलेगी? अच्छा, आप क्या टुटका देते हैं? एक पेरेंट आ गए मेरे पास, फोन किया अपनी बेटी कि जी ये साइकोलॉजी पढ़ना चाह रही है, जबकि इसकी जो साइंस है बहुत अच्छी है, ये अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ ले। मैंने कहा तो आप गलत बंदे के पास ले आए, एक साइकोलॉजिस्ट के पास ले आए और मैं कहता हूँ भाई साइकोलॉजी ना पढ़े, मैं तो अपने कंप्यूटर साइंस के और इंजीनियरिंग और इवन मेडिकल के फ्रेंड से ज्यादा पैसे कमा रहा हूँ, तो मैं कैसे ठीक है। अब एक तो ये बात होगी, दूसरे एडोलसेंट्स के अंदर ही उनकी फिजिकल जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी, उनकी एजुकेशन पेरेंट नहीं करेगा, कौन करेगा? मुझे इस सवाल का जवाब दे। इंटरनेट करेगा? नो। आई मीन या दोस्तों के बड़े भाई करेंगे? आई मीन कोई तो बताएगा ना जी। बच्चे की जो गैर मामूली चेंजेस है या बच्चियों के साथ फिर ये होता है, बाज़ औक़ात मदर्स कैन एजुकेट, ये भी हमारे यहाँ ही अच्छा एक इंस्टीट्यूशन है। बहरहाल बच्चे बड़े जो लड़के हैं हमारे बॉयज जो हैं वो एडोलसेंट्स में बहुत मुश्किल का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, अब आए इसी को करियर पे जोड़ते हैं। भाई मुझे एक बात बताएं, बुखार, नज़ला, खांसी, जुकाम का मसला होता है, वैसे हम बड़े ओवर द काउंटर मेडिकेशन की शौकीन कौम है, हम तो एंटीबायोटिक भी ला के दे देते हैं बच्चों को, चलें ठीक है, काम भी हो जाता है उससे, और अपने खुद डॉक्टर बने होते हैं 24 घंटे। एग्जैक्टली। लेकिन परसिस्ट करें तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर मुझे बताएं सबसे पहला काम क्या करना? अगर कोई प्रॉब्लम, थोड़ी सी क्रॉनिसिटी आए, वो आपको लैब टेस्ट, क्या इस वक्त इस आपकी मेरी गुफ्तगू को सुनने वाले कितने लोग इस बात से आगाह हैं कि करियर चॉइसेस के लिए प्रोफेशनल और ऑक्यूपेशनल प्रेफरेंसेस डिटरमिन करने के लिए बहुत वैलिड, प्रिडिक्टिव और रिलायबल टेस्ट्स मौजूद, वो आप बच्चे पे क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेट? अच्छा, ये मैं फर्स्ट टाइम ये इसके बारे में, मुझे भी आपसे ये इल्म हुआ ना। अब बात ये है, मैं फौज में चला गया और फौज में जाने से, जाते हुए सिविल सर्विसेज में जाते हुए आपकी साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग होती है। वो किस चीज की होती है? मेरे नंबर नहीं देखे जाते फौज में जाने के, या किसी भी बच्चा जो जा रहा होता है ISSB के बाद जाए या हमारी तरह मास्टर्स वगैरह के बाद जाए, वो पर्सनैलिटी मैच देखते हैं कि कल कला जब इसको ट्रेनिंग में मिलिट्री एकेडमी में भेजा जाएगा और ये यूनिफॉर्म पुट ऑन करेगा और एक खास एनवायरनमेंट में जाएगा तो ये बिहेव कर पाएगा, ये कंपैटिबल होगा उस ऑक्यूपेशन से। अब आपको मेरी बात समझ आएगी। आपके मेरे जितने एतराज़ात हैं नजरियाती सत्ता पर हैं हमारे, लेकिन एक वाहिद इदारा पाकिस्तान का जिसके अंदर आप पाकिस्तान की डिफरेंट रेसेस, एथनिक, कल्चर और इवन रिलीजियस बैकग्राउंड के लोगों को देखते हैं, लेकिन वो एक इंस्टीट्यूशनल हार्मनी में, डिसिप्लिन से ऊपर की इंस्टीट्यूशनल हार्मनी है। आई मीन आपके पंजाब का भी चीफ आएगा, पश्तून चीफ भी आएगा, उर्दू स्पीकिंग चीफ भी आएगा, हार्मनी। कभी सोचा क्यों है? इसलिए कि एक फिल्टर से गुजारते हैं, आप मैच मेकिंग करते हैं, उसमें 5-7% मिसमैच भी हो जाते होंगे, लेकिन 90% मैचिंग इज अ फैबुलस रिजल्ट। भाई ओ लेवल में बच्चे को एक कैरियर एप्टीट्यूड टेस्ट दिलवाएं, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उसे कहें जी इसका ट्रू नॉर्थ असेस करके देखें कि साइंस में अच्छा है, ये आर्ट्स में अच्छा है। अच्छा चलें, ये तो सब्जेक्ट की चॉइस हो गई। साइंस पढ़ने के बाद एक ऑयल रिफाइनरी में जाएगा, ये जो
किसी भी बड़े शहर से 80 किलोमीटर के फासले पे होगी, वहाँ रेजिडेंशियल सोसाइटी अच्छी बनी हुई होगी, लेकिन क्या ये वहाँ खुश रह सकेगा? या ये मेट्रोपॉलिटन बच्चा है, टीआर का बच्चा है, तो इसको मार्केटिंग पढ़ाएं ताकि ये कहीं कोक, पेप्सी, पीएनजी, यूनिलीवर में जाके सेल्स डिपार्टमेंट में या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में नौकरी करे, अगर नौकरी ही करवानी है तो। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया और ये मुझे बड़ी खुशी हुई इस बारे में जानकर। मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह कैरियर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, फर्स्ट टाइम मुझे पता चला है। इतना मीडिया में लोगों से मिलने के बाद आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है। तो इससे मैं ये जानना चाहूंगा कि ये टेस्ट कब करवाना चाहिए, किस एज में ये टेस्ट करवाना चाहिए, कौन से क्लास में जब बच्चा हो तो ये टेस्ट करवाना चाहिए? देखिए, पहला डेटा पॉइंट आता है, डिफरेंट डेटा पॉइंट्स बताता हूं मैं पेरेंट्स की गाइडेंस के लिए। पहला डेटा पॉइंट आता है, पेरेंट्स को विजिलेंट होना चाहिए कि बच्चे की इननेट डिस्पोजिशंस क्या है। ये बच्चा इंट्रोवर्ट है, ये बच्चा एक्सट्रोवर्ट है, ये बच्चा आर्टिस्टिक चीजों में एंजॉय करता है, ये मैकेनिकल चीजों में एंजॉय करता है, ये लिंग्विस्टिक्स में अच्छा है। जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा एक बेटा जो है वो ही इज इनटू म्यूजिक और पढ़ाई छढ़ाई का उसे कोई खास शौक नहीं, एंड माय डॉटर इज सो गुड एट हर स्टडीज एंड लिंग्विस्टिक्स। सो दोनों के किबले डिफरेंट हैं। अब मैं अगर कहूँ कि नहीं, मैं अपने बेटे को, मुझे इंजीनियरिंग करानी है, डॉक्टर बनाना है या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है या इवन साइकोलॉजिस्ट बनाने की ख्वाहिश होती है ना डॉक्टर्स को अपने बच्चे को, लेकिन मैं अगर देखता हूँ कि वो वीलॉग्स अच्छे बनाता है, वो म्यूजिक, वो इंस्ट्रूमेंट अच्छे बजाता है, तो वो एक डिस्पोजिशन उसने मुझे शो करनी शुरू कर दी हमें कहीं पे। दूसरा ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट है जब बच्चा ओ लेवल या मैट्रिक में होता है। देखिए, मैट्रिक तो करना ही करना है ना, ओ लेवल तो करना ही करना है। आप ओ लेवल के बाद और मैट्रिक के बाद एक असेसमेंट करवाएं। वो असेसमेंट हेल्प करेगी सब्जेक्ट की चॉइस का और थोड़ी सी करियर चॉइस का। मैट्रिक में फिर बहुत सब्जेक्ट आप चॉइस करते हैं, फिर वो तो अल्टीमेटली वो पॉइंट आप बना लेते हैं। वो लेवल तक तो चला गया ना, 16 बरस हो गई बच्चे या बच्ची की उम्र, आप उसकी असेसमेंट करवाएं, प्रिलिमिनरी असेसमेंट करवाएं। उसके बाद उसको ये चूज कर लेगा कि ह्यूमैनिटीज पढ़ने वाला बच्चा है, अकाउंटिंग पढ़ने वाला बच्चा या बच्ची है, या फिर साइंस पढ़ेगा या व्हाटएवर, या कॉम्बिनेशन बना। अब आगे चलिए, ये सब्जेक्ट्स की चॉइस होगी। फिर ए लेवल के बाद, फिर ए लेवल या एफएससी एफए के बाद, इंटरमीडिएट के बाद बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उसकी जिसे कहते हैं सेल्फ डायरेक्टेड सर्च, एसडीएस हम एक कहते हैं, अगर पेरेंट्स नोट कर सकें। इसी तरह कैरियर एप्टीट्यूड टेस्टिंग है, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्टिंग है, वो आपको साइकोलॉजिस्ट बता देगा जी। वो साइकोलॉजिस्ट 2-3 टेस्ट अप्लाई करते हैं, नॉन इन्वेसिव टेस्ट होते हैं। बच्चे को पेन एंड पेपर टेस्ट होंगे या डिजिटल होंगे, हम कंप्यूटर्स पे करते हैं हाउस ऑफ वेलनेस में। रिपोर्ट आ जाती है, पेरेंट्स को पता चल जाता है कि ये बच्चे की डिस्पोजिशन है, ये बच्चे के पोटेंशियल्स है। तो आप उस वक्त चूज कर सकते हैं कि अच्छा इसको अब हम अच्छा एक तो मैं एक बार नाज़रीन को वाज़ेह कर दूं, एक टेस्ट आपने करवाना है जब मैट्रिक में बच्चा एडमिशन ले या ए लेवल में एडमिशन ले, उसके बाद या ओ लेवल में सॉरी, उसके बाद जब एफएससी करे वो और ए लेवल करे, उसके बाद एक और टेस्ट करवाना चाहिए ताकि उसको पता चल जाए कि मेरा करियर क्या है, मैंने किस तरफ जाना है। इसे 2 बार टेस्ट करवाना है। मैट्रिक की बात करवा लें सब्जेक्ट की चॉइस के लिए, कि एफएससी में इंपॉर्टेंट होती है सब्जेक्ट्स की चॉइस। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठता है ना, टेस्ट करवा लिया आपने, दोनों टेस्ट हो गया, आपको पता है मैंने इस करियर में जाना है, खुदा ना करे ग्रेजुएशन के बाद या मास्टर के बाद आप उस जगह नहीं पहुंच पाते, आप डेविएट हो जाते हैं, आपके इंटरेस्ट डेविएट हो जाते हैं, उसके बाद फिर करियर किस तरह उसकी चॉइस करनी चाहिए, किस तरह फैसला करना चाहिए कि यार चलिए इस साइड से तो मैं डेविएट हो गया हूँ, अब मैंने क्या करना है? अब मैं आपको कुछ इंतहाई खौफनाक, काउंटर इंट्यूटिव, मिथ ब्रेकिंग, हाँ खौफनाक जी जी, इसलिए कि लोगों की बात ना इजीली डाइजेस्टेबल नहीं। एक बात याद रख लीजिए कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आर डिफरेंट देन द डिग्री यू गेट फ्रॉम योर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मुश्ताक यूसुफी साहब बैंकर थे, लेकिन दुनिया उन्हें बैंकर के तौर पे नहीं जाना।
नहीं जानती। जैदी CSP ऑफिसर था, दुनिया ने CSP ऑफिसर के तौर पर नहीं था, राइट जी। मुझे आज तक ये मिथ ब्रेक करने की ख्वाहिश जो है ना मेरे दिल में हमेशा है, उसे मैं भरपूर इज़हार नहीं कर पाया कि बच्चे को वो सब्जेक्ट पढ़ने दें जो वो पढ़ते हुए एंजॉय करता है। उसके बाद 16 बरस या 18 बरस, अब तो एजुकेशनल इन्फ्लेशन भी बहुत हो गई है ना, 18 बरस के बाद MS के बाद फिर बच्चे को ये डिसाइड करने दें कि अब मैंने MBA तो कर लिया है, अब क्या मैं हम टीवी में एज अ प्रोड्यूसर या आज में या जियो में या असदुल्ला की तरह एज ए जर्नलिस्ट अपनी आइडेंटिटी बनाऊं, या फिर मैं बैंक में नौकरी करूं, कि वो उस वक्त डिसाइड करेगा। अभी से हम कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं? गॉड फॉरबिड अगर ये कंफ्यूजन, अगर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और अपनी ट्रू पोटेंशियल्स को रियलाइज करने की सलाहियत ना पैदा हुई तो गॉड फॉरबिड आपका बच्चा या बच्ची उन 800 PhD होल्डर्स में होगा जो बनीवाला में PM के घर के सामने एहतजाज करते हैं कि अच्छा अब आपने स्कॉलरशिप पे PhD तो कर ली, अब हमें नौकरी भी दें। बिल्कुल कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। और उस पे फिर लोगों का आकार ये मचता है, देखें जी हमारे मुल्क में नहीं, नॉट एट ऑल। मेरे पास इस वक्त मेरे 2 इदारों में मुझे प्रोफेशनल्स चाहिए आज, वो गलत एक्सपेक्टेशन के साथ आएंगे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का कसूर है जी। हर वक्त हमारे 207 मिलियन लोगों के इस मुल्क में मुझे कोई कहता है कि जी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मौजूद नहीं है, मैं इस बात को यकसर रद्द करूंगा। गलत एक्सपेक्टेशन है। अगर बच्चा कहे मैंने BBA कर लिया है बैरियर यूनिवर्सिटी से और अब मुझे कम से कम 55,000 की नौकरी तो मिलनी चाहिए पहली, you are on a wrong track, gentlemen. This needs to be corrected. So मैं इसे नहीं मानता कि आपका जो ये सवाल है ना कि भाई 16 साल के बाद पता चलेगा गलत चीज पढ़ ली और अब जो है ना नहीं, मेरा सवाल ये सब कि चूंकि हमारी परसेप्शन आइडियाज होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आती है। सवाल मेरा ये था कि खुदा ना करे बंदे का इंटरेस्ट डेविएट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम ए जर्नलिस्ट, ठीक हो गया, अब कुछ सालों बाद मैं कहता हूँ कि नहीं यार बहुत ज्यादा एंकरशिप कर ली, बहुत ज्यादा मैंने ये प्रोग्राम्स कर लिए, अब मेरा इंटरेस्ट नहीं है इस फील्ड में, मुझे किसी और फील्ड में जाना है। अब मैं कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करूंगा, ठीक है ना, अब मैं कंस्ट्रक्शन शुरू कर, सदुल्ला साहब ब्रिज बना रहे हैं CDA के साथ में, डू इट, हु स्टॉप्स यू। मिड करियर क्राइसिस का टर्म सुनी हुई है आपने, हमारे पास तो उसके केसेस आते हैं ना जी जी। मैं आई एम अमंग दोज पीपल हु हैव explored as many avenues in their lives as possible. जी। Central changes of my directions, they have been in place. मैं कैसे रद्द करूं इस नजरिए को कि अगर आपको 5 साल बाद पता चले कि असदुल्ला को कि यार जर्नलिज्म हो गया, बहुत कर लिया, दिस वाज द पॉइंट मैं आना चाहता था, मैं कुछ और करूंगा, भाई कीजिए ना। मैं एक मिसाल दूंगा, आपको समझ आ जाएगी। मेरे एक दोस्त थे, जर्नलिस्ट थे, वो कि आजाद कश्मीर में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनके साथ एक गोरा खड़ा था, उन्होंने मुझे तस्वीर दिखाई, मैं उसमें मास्टर्स कर रहा था कागज में जी। उन्होंने कहा ये पता है ये साथ में कौन है बंदा? मैंने कहा मुझे क्या पता कौन है। उन्होंने कहा ये जर्नलिस्ट है, एटलांटिक एक मैगजीन होता था इंग्लिश, सब एडिटर था या क्या था। मैंने कहा कि अच्छा ये जर्नलिस्ट, तुम्हें पता है हु वाज ही बिफोर ही बिकेम अ जर्नलिस्ट? He was a commercial pilot. अच्छा। वो जहाज उड़ाता था। किसी जहाज उड़ाते उड़ाते लैंडिंग के दौरान उनको ये ख्याल आया होगा कि यार इनफ ऑफ फ्लाइंग, मुझे तो कुछ और करनी चाहिए। तो भाई कर देना, वो उतना ही एक्सीलेंट जर्नलिस्ट भी बन गया। अगर आपके अंदर इनॉर्मस पोटेंशियल्स हैं, वेरीड चीजें आपके पास, आपको लगता है कि दूसरी साइड पे आप एक्सेल कर सकते हैं, आप वो हैं। वरना वापडा में नौकरी करें ना, वासा में नौकरी करें, 30 साल एक ही काम करेंगे। वो कहते हैं ना 1 साल का एक्सपीरियंस होता है, 29 साल की रेपिटेशन होती है। और मैं गॉड फॉरबिड मैं कोई अंडरमाइन नहीं कर रहा। हमारे सरकारी मुलाजमीन आजकल थोड़े से अपसेट हैं कि 55 साल और पेंशन खत्म होने वाली है,
लेकिन इट्स जस्ट ऑल राइट, ये चॉइस है कि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि बारिश भी आने वाली है, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। अच्छा, एक मजे की बात ये है कि डॉक्टर साहब से आप जब बात शुरू करते हैं तो बातें आप दिल करते हैं कि सिलसिला जारी रहे, खत्म ना हो। तो यार साहब, ये जानना चाहूंगा, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, कि जो यूथ है, जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, जिससे भी आप मिलेंगे, इवन मैट्रिक के स्टूडेंट से आप मिल लें, वो कहे कि मुझे कंप्यूटर साइंस लेनी है या क्या लेना है, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने, मैं फॉर एग्जाम्पल जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ या कुछ और बनना चाहता हूँ, तो ये कंफ्यूजन को किस तरह दूर किया जाए? आप क्या सजेस्ट करेंगे? जो हमारी यूथ है, हमारी जो नौजवान नस्ल है, उसको क्या सजेस्ट करेंगे आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, मैं टेक्नोलॉजी बनाऊंगा और वो डायग्नोसिस देता है, आपने आज तक कभी किसी डॉक्टर के डायग्नोसिस को चैलेंज किया है? ज्यादा से ज्यादा अगर आप स्केप्टिक हो जाते हैं उसके डायग्नोसिस पे, तो आप दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं ना, सेकंड ओपिनियन के। बात ये कि फैसला ना पेरेंट्स ने करना है, पेरेंट्स ने तो करना नहीं है। पेरेंट्स जो व्यू कर रहे हैं बच्चे की, बेशक बहुत जाहिर बात है कि अपनी आउट ऑफ लव कर रहे हैं, आउट ऑफ केयर कर रहे हैं, लेकिन उनको ऑन होल्ड कर रखना है, अपनी राय को अपने बच्चे पे मुसल्लत करने से, अनटिल अनलेस कंजंक्शन हो जाए कि जो आपकी ख्वाहिश हो वही बच्चे का एटीट्यूड भी हो, वही बच्चे का पर्सनैलिटी टाइप भी हो, फिर तो नथिंग लाइक इट, गो हेड फॉर दैट प्लान। ओके, लेकिन आप होल्ड करें, गो फॉर प्रोफेशनल एडवाइस। डायग्नोसिस डायग्नोस्टिशियन का काम है, आप पेरेंट हैं, प्रोवाइडर हैं, आपने उसको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज डिसाइड नहीं करनी। ठीक है, सो डिसीजन के लिए आपने हेल्प लेनी है। अच्छा, बच्चा कंफ्यूजन का शिकार इसलिए है कि मल्टीपल, मैंने वो पहले जिक्र किया, सोर्सेज से उसके पास है और वो ठीक है किसी भी वजह से है, इस कंफ्यूजन को निकालें, गो एंड सीक गाइडेंस फ्रॉम अ प्रोफेशनल। ठीक, थैंक यू सो मच यासिर साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखा है, बहुत ज्यादा कुछ सीखा है, और यकीनन आगे फ्यूचर में हमारी हेल्प करेगी, ना सिर्फ मैंने बल्कि जितने भी हमारे नाजरीन थे, नहीं बहुत सारी चीज़ों के बारे में इल्म हुआ होगा, खास तौर पर जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको तो ये लाजमी देखना चाहिए और अपने बाकी जो दोस्त अहबाब है उसके साथ भी शेयर करना चाहिए। थैंक यू सो मच यासिर साहब, अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू असदुल्लाह, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज, एंड आई बिलीव दैट आवर डिस्कशन विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल, इंशाल्लाह आगे भी जारी रखिए जी, एंड पेरेंट्स इन पर्टिकुलर, या इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगी। डॉक्टर साहब टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह। अल्लाह।